हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर फिर मचा भूचाल। राहुल गांधी से ईडी कर सकती है पूछताछ। नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर आई है, फिर भूचाल मचा है। शेयर मार्केट पर भी उसका असर पड़ा है। शेयर मार्केट आज काफ़ी डाउन होने के बाद खुलने के साथ ही डाउन रहे। इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी एक बार फिर भूचाल मचा है, जैसा कि पिछले साल मचा था जब हिंडनबर्ग की पहली बार रिपोर्ट आई थी और सीधे तौर पर उसमें जो अडानी ग्रुप है उसको एक कटघरे में खड़ा किया गया था। काफ़ी बहुत सारी अनियमितताओं के आरोप लगे थे। अब की बार हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट ये आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि प्रतिभूतियों को गवर्न करने वाली एक संस्था है और एक वैधानिक निकाय है, इस पर अब सवाल उठे हैं क्योंकि इस बार की रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह बात कही जा रही है कि सेबी की चेयरपर्सन जो है उन पर अडानी की कंपनियों पर उन्होंने निवेश किया तमाम माध्यमों से, शेल कंपनियों के जरिए, और इस तरह से जो अनियमितता की जांच करने वाली, इन सारी चीज़ों की जो जांच करने वाली, उन पर निगाह रखने वाली जो एजेंसी है वही इस पूरे के पूरे जो अनियमितताएं हैं उसमें शामिल है। वो ये हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट ये कह रही है। हालांकि उसकी तरफ से इसके विरोध में या इस जो रिपोर्ट है इस पर अपनी रिएक्शन देते हुए सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है इस सारी चीज़ों से पूरी तरह से इनकार किया है, लेकिन इसे लेकर एक बार फिर भूचाल मचा है और राजनीतिक रूप से खास तौर पर इस मामले को लगातार कांग्रेस नेता राहुल गांधी उठाते रहे हैं, विपक्ष के दूसरे नेता भी उठाते रहे हैं। और ये रिपोर्ट जब पहली बार आई थी तब भी और इस बार भी सीधे तौर पर ये कंपनियां, ये कॉरपोरेट्स, ये तो इस पूरे घेरे में आ ही रहे हैं। इसके अलावा सेबी भी पूरी तरह से अब वो घेरे में आ गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं वो सीधे तौर पर सत्ता प्रमुख यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रही हैं। और ये कहा जा रहा है, विपक्ष का तब भी आरोप था और अब उन आरोपों को एक तरह से पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि इन सारी चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की भी स्वीकृति है, यानी सरकार की ओर से ये जो जितनी अनियमितताएं हो रही थी ये ऐसे बिना देखे नहीं हो रही थी, और वो भी तब जबकि इन पर लगातार सवाल उठ रहे हों। एक बार कोई सवाल नहीं उठा रहा हो, किसी को पता न चल रहा हो, तब ये अगर बैकडोर से ये अनियमितताएं हो रही हो तो एक बार समझा जा रहा है, लेकिन इन सब अनियमितताओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, फिर भी इन पर जांच नहीं कराई गई। और जो जांच, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें अनियमितताओं की या अडानी ग्रुप को एक तरह से कहिए कि उस समय जब पहली रिपोर्ट आई थी तो क्लीन चिट दी थी, लेकिन अभी भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और अब जब सीधे तौर पर सेबी की प्रमुख उन अनियमितताओं में पाई जा रही हैं, उनके शामिल होने की बातें सामने आ रही हैं, तो अब एक बार फिर सरकार की ओर और सत्ता प्रमुख प्रधानमंत्री की ओर उंगलियां उठ रही हैं कि ये सारी चीज़ें बिना उनकी स्वीकृति, सहमति और उनकी जानकारी के नहीं हो सकती हैं। तो इस पर आज की ये मुख्य खबर है, सबसे बड़ी खबर है, लेकिन इसके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जैसा हमने आपको बताया कि इन मामलों को लेकर सदन से लेकर और सड़क तक लगातार राहुल गांधी इस बात को उठाते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ऐसी खबरें मिल रही हैं कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने देर रात ये बात कही थी, आशंका जताई थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में बजट को लेकर जिस तरह से बातें की थी, जो सवाल उठाए थे, उस पर ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है, जांच की तैयारी कर रही है। और अब एक बार फिर जब ये मुद्दा उठा है और राहुल गांधी फिर से मुखर हुए हैं, हमलावर हुए हो, तो लगातार इस मामले को लेकर जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीसी की मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से लगातार कि जो हिंडनबर्ग का जो खुलासा हुआ है, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि कैसे आर्टिफिशियल तरीके से शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की और कुछ लोगों को उसका फायदा उठाने की जो कोशिशें हो रही हैं, उसकी पूरी जांच करवाई जाए संयुक्त संसदीय समिति से, जेपीसी से। तो अब राहुल गांधी के ऊपर
खिलाफ अगर ईडी ये तैयारी कर रही है तो इसका मतलब उन्होंने जो पहले आशंका जताई थी कि जैसे ही वो सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उठाते हैं तो तुरंत ईडी की धमकी या तो दी जाती है या तो फिर ईडी की कार्रवाई करने की शुरुआत की जाती है या ऐसी कोशिशें की जाती हैं कि वो चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, जैसा कि तमाम विपक्षी नेताओं के साथ अक्सर किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब सरकार उस स्थिति में है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब बदल गई हैं। पिछले 10 साल वाली स्थिति अब नहीं रह गई है। सरकार अपने तमाम मोर्चों पर उस तरह से मनमाने तरीके से काम नहीं कर पा रही है, चाहे संसद के भीतर हो चाहे संसद के बाहर, जिस तरह से वो पिछले 10 साल में किया करती थी। हाल ही में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो सरकार पेश करने के बाद फिर उसको सौंप दिया गया प्रवर समिति को, यानी इन तमाम मुद्दों पर अब वो बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसके सहयोगी दल भी तमाम मुद्दों पर साथ नहीं दे रहे हैं। अमलेंद्र जी, ये जो जानकारी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बीच में ये जो जानकारी आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ ईडी फिर से राहुल गांधी से पूछताछ कर सकती है, तो ये क्या है कि जब सरकार के खिलाफ कोई भी बात उठती है तो तुरंत राहुल गांधी या जो भी व्यक्ति उसको उठाता है उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी इन सबको एक पीछे छोड़ दिया जाता है और आरोप लगते रहे हैं कि ये इन एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अभी पिछले दिनों मनीष सिसोदिया को जमानत देते समय जो टिप्पणियां की थी, वो सारी टिप्पणियां लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों से भी ईडी अगर ये कोशिश कर रही है तो उसको लगता है कोई सबक उसने नहीं सीखा। लेकिन इस मामले में जिस तरह से विपक्ष एक बार फिर हमलावर है, तो अब क्या लग रहा है कि अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक बार फिर अब सरकार के लिए बहुत मुसीबत का सबब बनते जा रही है। देखिए, मुसीबत का सबब तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सरकार के लिए बन गई है और लोकसभा सत्र के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने A1 A2 कहकर अंबानी और अडानी को एक तरीके से कहा जाए वो टारगेट पे लिया था, उसी समय लगने लगा था कि अब ये मामला फिर कुछ और आगे बढ़ेगा और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ और कार्रवाई हो सकती है। ये समझ में आ गया था, क्योंकि राहुल गांधी पहले भी कहते रहे कि मेरी सत्ता इसलिए छीनी गई कि मैंने अडानी पर सवाल उठाए थे, तो उसी समय लगने लगा। लेकिन आज सुबह सुबह जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक समाचार चैनल, एक निजी समाचार चैनल है, उसकी एक ब्रेकिंग खबर का उन्होंने एक छोटा सा क्लिप ट्वीट करते हुए लिखा कि मतलब उन्होंने संकेत दिए कि चूंकि ईडी हिंडन ये है कि जैसे ही अडानी पर आंच आई, बीजेपी पार्टी ने ईडी से दौड़ लगवाई। ये सुरेंद्र राजपूत ने सुबह ट्वीट किया। उसके बाद फिर कांग्रेस से जुड़े हुए कई लोगों ने इसको ट्वीट किया उसी क्लिप को लेकर कि राहुल गांधी के पीछे अब ईडी को लगाया गया है, ताकि क्योंकि उन्होंने हिंडनबर्ग का सवाल उठाया। कल रात ही राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करके ये सवाल पूछा था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अभी तक सेबी की चीफ जो है माधवी बुच, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। और रात में वो वीडियो आने के बाद फिर देश की राजनीति में एक ज़बरदस्त तरीके का भूचाल आ गया, चूंकि अब लोग सवाल ये करने लगे कि अगर माधवी बुच का इस्तीफा होता है तो फिर इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए, और अगर माधवी बुच इस्तीफा देंगी तो फिर वो जो है वो दबाव बनेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो भी इस्तीफा दें। ये चर्चाएं जो थी वो सत्ता के गलियारों में और राजनीतिक गलियारों में ये कल से शुरू हो गई थी कि नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है इस मामले को अब लेकर। इसी से जब सुबह सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया और कांग्रेस के और कई कार्यकर्ताओं ने इसको ट्वीट किया, तो ये मामला फिर और तेज़ी से अब बढ़ रहा है कि क्या हिंडनबर्ग से ध्यान हटाने के लिए अब माधवी बुच जो सेबी चीफ हैं उनका इस्तीफा ना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस्तीफे का दबाव ना बढ़े, क्या इसके लिए अब ईडी को राहुल गांधी के पीछे लगाया जाएगा? अब ये सवाल उठने लगा है समीर जी। जी बिल्कुल, और ये सवाल इस उठने लगा है। राहुल, जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी उसमें भी जिस तरह से अडानी ग्रुप को पूरा उसके ऊपर आक्षेप लगाए गए थे, तब भी ये बातें उठ रही थी। और अब जब विपक्ष एकजुट है, सत्ता पक्ष को जो सहयोग दे रहे हैं दल, उनके भीतर लगातार किन्हीं मुद्दों पर एक तरह से देखा जा रहा है तो उनमें यूनिटी की कमी दिख रही है और उनके विरोधाभासी बयान उनके आ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी हमने देखा कि किस तरह से सरकार ने उनके विरोध में चले जाने के डर से आगे कदम नहीं बढ़ाया वक्फ संशोधन विधेयक पर। इन परिस्थितियों में बहुत पिछली बार की तरह इतना एक कड़ा स्टैंड लेना सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सहयोगी दल भी ऐसी चीजों पर सरकार का समर्थन शायद न करें जिनमें कि वो सरकार के साथ खुद को भी घिरा हुआ पाए, जबकि उससे उनका कोई लेना देना न हो और उनको कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला हो। एक बार हम सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इस रिपोर्ट के आने के बाद
बाद जो हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है जिसमें सेबी प्रमुख के अडानी ग्रुप के साथ मिले होने की, उनकी जो शेल कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करने की जो खबरें आई हैं, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कह रही है, उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, राहुल गांधी को सुनते हैं। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger. तो राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस मुद्दे पर सरकार को सदन के भीतर, सदन के बाहर, चुनावी सभाओं में, वैसे भी तमाम दूसरे फ्रंट्स पर भी सरकार को घेरा है और उनका लगातार यह आरोप रहा है कि सरकार कॉरपोरेट्स के, कुछ कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है। उनमें एक अडानी वर्ग भी शामिल है और पार्लियामेंट में पिछले दिनों उन्होंने, जब स्पीकर ने उनको अडानी और अंबानी का नाम लेने से रोका, तो आपने सुना होगा किस तरह से उन्होंने कहा कि ये तो हर चीज में देश की पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति व्यवस्था को संभाल रहे हैं, तो मैं इनका नाम कैसे न लूं, क्या मैं इनको A1 और A2 करके बताऊं, सुनाऊं। और इस मामले में देखिए अखिलेश यादव का, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी कुछ कहा है, उन्होंने भी इस मामले की जांच की मांग की है। विपक्ष के सारे नेता वही मांग कर रहे हैं। अब देखना है कि सरकार इस पर जेपीसी बनाती है या नहीं बनाती है। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षक और सहारा नहीं बना। भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। सेबी प्रकरण की गहन जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है। यानी वो भी कह रहे हैं कि जो जेपीसी की मांग की जा रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जरिए इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है, विपक्ष की मांग है उसको तत्काल कराया जाए और अपरिहार्यता है वो अर्थव्यवस्था के लिए, यानी बहुत जरूरी है, उस जांच के बिना रहना, इसको छोड़ देना मुश्किल है, बहुत आवश्यक है। यह बात अखिलेश यादव ने कही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी इस पर, इस रिपोर्ट के आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह। और इसलिए अब यह जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है।
और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी वो शामिल है। तो बड़ा आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। संजय सिंह भी इस मामले को लेकर जब पहली रिपोर्ट आई थी तभी से लगातार मुखर हैं, जेपीसी की मांग कर रहे हैं। पूरा विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है, लेकिन बड़ी बात कही है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला है। सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार के मंत्री सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट के भीतर भी गलत बयानी कर रहे हैं। अभी इसी सत्र में जो पिछला सत्र बीता है उसमें भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। तो ये आरोप सरकार पर लगना बहुत बड़ी बात है कि वो संसद से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक किस तरह से गलत बयानी कर रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि ये इस मामले में सीधे तौर पर संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की और कहा कि जब तक वो इस पद पर रहेंगे इस मामले की निष्पक्ष जांच हो ही नहीं सकती है। अमलेन जी, ये बहुत बड़ी बात है। सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि देश के आम लोगों का लाखों करोड़ रुपया का किसी का प्रत्यक्ष उसमें निवेश हुआ है, किसी का परोक्ष रूप से निवेश हुआ है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसका कि उसमें निवेश ना हो शेयर मार्केट में। तो ये एक बड़ा आरोप है और कि प्रधानमंत्री के सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, सीधा आक्षेप। और जो अभी हम लोग कह रहे थे कि ये ऐसा मामला है कि सहयोगी दलों का भी अब इस मामले में समर्थन मिल पाना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, बहुत मुश्किल होगा समीर जी। और इस बीच एक खबर ये आ रही है कि सेंसेक्स वैसे तो हरे निशान पे खुला है, उठ रहा है, अडानी के सारे शेयर रेड जोन में आ गए हैं, सब नीचे जा रहे हैं। तो ये कल तक तो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि जब बाजार खुलेगा तो बहुत नीचे तेजी से जाएगा, लेकिन बाजार शायद समझ गया कि मामला अडानी से जुड़ा हुआ है। तो अडानी पूरा मार्केट प्रभावित नहीं होगा, अडानी के शेयर प्रभावित। बाजार भी बड़ा समझदार हो गया कि कहाँ उसको रिएक्ट करना है और कहाँ नहीं करना। हाँ, तो अब ये समझ में आने लगा कि अडानी डूब रहा है, बाजार नहीं डूब रहा है, या अडानी का मामला पकड़ा गया है, ये बाजार समझ रहा है। तो अडानी के शेयर जो है वो सब लाल जोन में है, बाजार जो है कुल मिलाकर वो हरे जोन में बना हुआ है। दूसरा, सेबी की तरफ से कहा गया निवेशकों से कि आप हिंडनबर्ग के बहकावे में ना आए। ये उन्होंने कहा है, सेबी ने निवेशकों से कहा है कि आप हिंडनबर्ग के बहकावे में नहीं आए। अखिलेश यादव ने भी जो ट्वीट किया समीर जी, और जो जिस तरीके से सवाल उठाया उन्होंने, और जिस तरीके से संजय सिंह ने मांग की इस्तीफे की, राहुल गांधी ने जो कल रात में अपना वीडियो जारी करके सवाल किया कि अभी तक माधवी बुच जो सेबी की चीफ है उनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ। तो क्या आज माधवी बुच का इस्तीफा होगा? फिर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर माधवी बुच का इस्तीफा होगा तो फिर क्या नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा देंगे? क्योंकि अब ये मामला एक तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये केवल माधवी बुच और गौतम अडानी के बीच का मामला नहीं है। चूँकि जिस माधवी बुच को जब नियुक्त किया गया तो बताया जा रहा है कि जो कमेटी थी जिसने इनको नियुक्त किया उसमें प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों मौजूद थे, वो उसके सदस्य थे जिन्होंने उसको किया। तो अब ये मामला सीधा उस अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है जिस कमेटी ने इनका अपॉइंटमेंट किया। उसने इनके पहले के संबंध जो थे वो क्यों नहीं देखे, और क्या इन्होंने बताया था कि इनके अडानी के में शेयर हैं कि नहीं, वो चाहे आप उसमें व्यक्तिगत तौर पे थे या किसी भी तौर पे थे, लेकिन जिस समय आप सेबी की चीफ बन रही थी उस समय आपने ये किया। इधर जो हिंडनबर्ग है समीर जी, उसने कहा है कि हमारी रिपोर्ट पर सेबी की अध्यक्षा माधवी बुच की प्रतिक्रिया में कई महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति शामिल हैं और कई नए महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। ये हिंडनबर्ग का कहना है। उसने रात में जो है वो जो इनका स्पष्टीकरण था, जो पत्र था माधवी बुच का, उसके रिपोस्ट करते हुए हिंडनबर्ग ने ये कहा है, उसने कहा है कि इन्होंने हमने जो आरोप लगाए थे उनमें से कई की स्वीकारोक्ति कर लिया। फिर उसने एक रिपोर्ट ये भी आई है, हिंडनबर्ग का कहना ये है कि जब ये 2015 में इन्होंने शेयर खरीदे, उसके बाद फिर जब ये सेबी की चेयरपर्सन बन गई उसके बाद भी इन्होंने अपने पर्सनल मेल से उसमें कुछ किया है। ये बहुत सारे उसमें आरोप लगाए हैं हिंडनबर्ग ने। तो इसमें माधवी बुच बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही हैं। माधवी बुच के फंसे होने का मसला है वो सिर्फ माधवी बुच तक शामिल नहीं रहेगा, इसमें प्रधानमंत्री फंस रहे हैं, चूंकि विपक्ष इसमें लगातार ये आरोप लगा रहा है। अब सवाल ये कि एक चीज और है अमलेंदु जी, जो माधवी बुच का जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, तो ये भी आरोप लग रहा है कि भाई आप ही के ऊपर आरोप है और आप ही स्पष्टीकरण दे रही हैं, आप स्वीकार थोड़ी करेंगी। तो ये स्पष्टीकरण को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ये उस सीधे संस्था पर, और हिंडनबर्ग जिसने रिपोर्ट ये
ये जारी की है, अब वो स्पष्टीकरण पर स्पष्टीकरण दे रहा है कि वो उस स्पष्टीकरण का कितना महत्व है। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा मसला है जिस पर बुरी तरीके से अब अभी तक तो ये लगा है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस समय ये कहा था कि नहीं, इसकी SIT इस पर बनाने की जरूरत नहीं है, और जैसा संजय सिंह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार की तरफ से गुमराह किया गया, गलत तथ्यों की जानकारी दी, उस समय अडानी ने कहा था कि यह सत्य की जीत है, लेकिन वो सत्य की जीत अब फिर से एक बार असत्य के घेरे में फंसती हुई नजर आ रही है। नहीं, असत्य के घेरे में नहीं, वो बहुत बड़ा घोटाला ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है, और ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, ये काफ़ी आगे तक जाएगा, ये समझा जा सकता है समीर जी, चूँकि विपक्ष इस पर लगातार हमलावर है। राहुल गांधी ने अब जैसे कि जिस तरीके से खबर आ रही है, वो सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं उन्होंने ट्वीट किया, इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि सरकार अब बेचैन हो गई है और वो अब सोच रही है कि इस मसले से कैसे निपटा जाए। तो इधर से ध्यान हटाने के लिए कि राहुल गांधी को फिर से ED बुला लेगी पूछताछ के लिए, ये भी चर्चाएं चल रही हैं ताकि हिंडनबर्ग के मसले से ध्यान हटे और नरेंद्र मोदी का इस्तीफा विपक्ष ना मांगने पाए। हो सकता है इस पर कोई बड़ा आंदोलन भी खड़ा हो जाए। जाहिर सी बात है समीर जी कि इस भ्रष्टाचार के मामले में चाहे वो जनता दल यू हो, चाहे वो TDP हो या कोई भी सहयोगी दल हो, किसी का भी समर्थन इस सरकार को नहीं रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सवाल उठ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी का बचाव इस मामले में कहाँ तक किया जाए। जब नरेंद्र मोदी इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं, अब हैं नहीं है वो तो वो जाने, और जाँच होगी उसके बाद जांच होगी तभी पता चलेगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, विपक्ष मांग कर रहा है कि नरेंद्र मोदी की इसमें संलिप्तता है, तो ऐसे में नरेंद्र मोदी का बचाव क्यों किया जाए, ये RSS के अंदर अब सवाल उठना शुरू हो गए। खबर ये आ रही है, मतलब सोर्सेस के हवाले से खबर है कि RSS भी अंदर से अब काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो गया है। उसको भी लग रहा है कि पहले तो हालांकि वो भी अडानी के मामले में कूदा था, उसने एक तरीके से बचाव किया था, लेकिन अब RSS को भी लग रहा है कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, और इसमें अगर RSS कूदता है तो नरेंद्र मोदी का बचाव करता है, तो ये फिर RSS के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि इन लोगों की भी क्या संलिप्तता है इस मामले में। तो अब RSS भी एक तरीके से बचाव करने की कोशिश में लगेगा। इसको लेकर सूचनाएं आ रही हैं। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंडनबर्ग ने जो इस पर कहा है, उसने कहा है कि ये एक तरीके से जो उनका स्पष्टीकरण है, माधवी बुचा उनके पति का, दोनों का स्पष्टीकरण ये बताता है कि उन्होंने हमारे आरोपों को स्वीकार कर लिया है। जी बिल्कुल, और ये आपने बिल्कुल सही कहा अमलेंदु जी कि इसमें कोई और, चाहे सहयोगी दल हो, चाहे RSS और चाहे भारतीय जनता पार्टी में ही बैठे दूसरे नेता हों, वो आपके साथ क्यों आएंगे, क्योंकि ये पार्टी का मसला नहीं है, विचारधारा का मसला नहीं है। इसमें लाभार्थी कुछ लोग हैं, और कुछ लोगों को लाभार्थी बनाने के चक्कर में पूरी की पूरी एक पार्टी और पूरी विचारधारा अब उसकी मजबूरियां नहीं है कि वो आपके साथ रहे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें अडानी तो ग्रुप जुड़ा ही है, इसमें घिरा हुआ है। माधवी बुच जो सेबी की चेयरपर्सन है, वो इसमें अब फंसती नजर आ रही हैं, घिरती नजर आ रही हैं। आरोपों के सीधे तौर पर उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अडानी की कंपनियों में, शेल कंपनियों में उन्होंने अपने इन्वेस्ट किए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे मामले में जिस तरह से सीधे प्रधानमंत्री घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब उनका इस मामले में अलग थलग पड़ना एक अवश्यंभावी दिख रहा है, क्योंकि इस मामले में उन्हें शायद ही अब अपनी पार्टी, अपने सहयोगी दलों और यहां तक कि RSS का समर्थन मिल पाए, क्योंकि बात वही है कि ये किसी पार्टी के हित से जुड़ा नहीं है, ये कुछ कॉरपोरेट्स के हित से जुड़ा हुआ है। यानी यहां जो लाभार्थी हैं इस जो कथित तौर पर जिसको घोटाले को कहा जा रहा है हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, उसमें लाभार्थी केवल सीमित लोग हैं, और उन सीमित लोगों की वजह से पूरी की पूरी सरकार और उसमें बैठे हुए लोग, पार्टी में बैठे हुए लोग अपने को नहीं शामिल करना चाहेंगे, जो कि खुद लाभार्थी उसमें नहीं है। तो बहुत ही एक गंभीर ये मसला है। और जो हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आई है, जिसमें सेबी की चेयरपर्सन को सीधे तौर पर उसमें शामिल होते हुए बताया गया है, अब विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है इस मामले को लेकर, और JPC की मांग की जा रही है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की, संयुक्त संसदीय समिति जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी, और तभी तथ्य सामने आएंगे। संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के रहते हुए निष्पक्षता की, निष्पक्ष जांच की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा है। मुझे लगता है अमलेंदु जी की अब ये इस्तीफा मांगने की बात जो अभी संजय सिंह कर रहे हैं, अब प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने वालों का दायरा अब धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि अब सीधे इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं, किसी और की इसमें शामिल होना जो सीधे तौर पर दिख रहा है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है।
नहीं, बिल्कुल इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। ये राहुल गांधी का अभी आया है, मतलब उनसे उस खबरों के बाद कि ईडी उनके पूछताछ हाँ ये पूछताछ कर सकती थी। तो राहुल गांधी का अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है कि हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। ये राहुल गांधी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है। तो इसमें अब जो दायरा है समीर जी, जैसा आपने कहा कि वो बढ़ता जाएगा प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने वालों का, और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की अब चीज़ नहीं रह जाएगी या बयानों तक नहीं रहेगा। इस पर अब आंदोलन भी खड़ा हो सकता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, कि वो अडानी के भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उनको बचाया जा रहा है। क्योंकि संजय सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे इसकी जांच नहीं हो सकती। राहुल गांधी भी कुछ इसी तरीके के सवाल उठा रहे हैं, अखिलेश यादव ने भी कुछ इसी तरीके के सवाल उठाए हैं। यानी ये सारे सवाल एक से मिलते जुलते हैं। अडानी के मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है और अडानी के मामले पर नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर अडानी के साथ है या नहीं है वो अलग का मसला है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सीधे सीधे व्यक्तिगत तौर पर सवालों के घेरे में आ रहे हैं और विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को लेकर हमलावर है। चूंकि संजय सिंह तो स्पष्ट कह रहे हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब तक इसकी जांच नहीं हो सकती है। और इस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ बोला। अब अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है समीर जी, तो फिर ये तो वास्तव में फिर अवमानना का एक केस बन जाएगा और लोग इसको जाकर के अवमानना के उस पर जा सकते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने भी यही कहा कि अब इस पूरे मामले का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। जी बिल्कुल, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने भी कहा है स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, संजय सिंह भी कह रहे हैं स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और ये एक तरीके से देखा जाए कि वो कहा जा सकता है कि ये अब दबाव बढ़ जाएगा सरकार के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी लगातार सरकार पर हमलावर रहे हैं। और यहां तक भी कहा गया कि जो पिछले कार्यकाल में यानी 17वीं लोकसभा में उनका जिस तरह से उनकी सदस्यता कोर्ट के जरिए उनको सजा दिलाई गई और उनकी सदस्यता छीनी गई, उनको बेदखल किया गया, जो उनको सरकारी घर मिला हुआ था, उन सारी चीज़ों के पीछे यही सबसे बड़ा कारण था जो सरकार के ऊपर वो लगातार हमलावर रहे। और सरकार में उनका सीधा निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हुआ करता था। और अब विपक्ष ये भी कह रहा है कि उन्होंने जिन मुद्दों को भी शुरू से लेकर और अब तक वो उठाते रहे हैं, वो सारे मुद्दे उन पर सरकार अब तक घिरी हुई है। सरकार ने अब तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है, किसी की जांच नहीं कराई है और सीधे तौर पर उसमें प्रधानमंत्री घिरते नजर आ रहे हैं। ये जो हिंडनबर्ग की अब एक रिपोर्ट आई है जिसमें अडानी ग्रुप में कि कंपनियों में सेबी के चेयरपर्सन के निवेश की जो बातें कही गई हैं, जो आरोप लगाए हैं, बहुत ही गंभीर आरोप है। चूंकि सेबी ही वो संस्था है जो इन पूरे स्टॉक मार्केट की जो अनियमितताएं यहां पर जो होती हैं उनकी निगरानी करता है, देख रेख करता है और उनकी जांच कराता है। लेकिन जब उसी संस्था का प्रमुख ऐसी अनियमितताओं में खुद शामिल हो तो ये बहुत ही एक बड़ा कह लीजिए कि अपराध है, घोटाला है, जिसका आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि इसकी जेपीसी से इसकी जांच करानी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। एक बार फिर सुनते हैं क्या कह रहे हैं संजय सिंह और क्या आरोप उन्होंने, कैसे उन्होंने, क्यों प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा इस मामले में मांगा है। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है।
जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो। तो संजय सिंह का यही कहना है कि चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते गौतम अडानी के खिलाफ कोई भी जांच निष्पक्षता पूर्वक क्या उनका आरोप है कि हो ही नहीं सकती है। निष्पक्षता शब्द तो अब बहुत दूर की बात है, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद ही ये जांच हो और संयुक्त संसदीय समिति इसकी जांच करे, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि लाखों करोड़ रुपए से जुड़ा मामला है और ये देश के करोड़ों लोगों का, नागरिकों का इसमें, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से निवेश किया गया पैसा हो, चाहे परोक्ष रूप से निवेश किया गया पैसा हो। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक औद्योगिक घराने से और इसका जुड़ा हुआ मामला है, इसका आम आदमी से मतलब नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि ये करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आम लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसकी जांच जेपीसी से कराए जाने की जरूरत है और ये निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें। तो अब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की बात आ रही है और अभी जाहिर तौर पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने भी इसकी उच्च स्तरीय जांच और जेपीसी से जांच की मांग की है, क्योंकि जेपीसी से जांच कराने की मांग शुरू से रही है विपक्ष की। जब अडानी की पहली रिपोर्ट, ये हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी, उस समय भी यही मांग थी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराई जाए। उस समय भी राहुल गांधी ने वही बातें कही थी जो आज वो कह रहे हैं। एक बार सुनते हैं, जब हिंडनबर्ग की पिछले साल पहली रिपोर्ट आई थी तब राहुल गांधी ने क्या कहा था, और राहुल गांधी अपनी उन बातों पर अड़े हुए हैं, चाहे संसद के भीतर उन्होंने ये बातें कही हो, चाहे संसद के बाहर कही गई हो। इन बातों का तमाम तरीके से सोशल मीडिया में मजाक उड़ाया गया, हंसी उड़ाई गई, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है और धीरे धीरे ये देखने को मिल रहा है कि तमाम चीज़ों पर उन्होंने जो बातें कही, जो आरोप लगाए, शुरू से उनका वही स्टैंड रहा और धीरे धीरे वो तमाम चीज़ें सही होती साबित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। सुनते हैं, जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तब राहुल गांधी ने क्या कहा था। वेरी सिंपल थिंग, ये जो 20 अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? वेरी सिंपल थिंग, ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी हैं, किसके हैं? वेरी सिंपल। यही उनका सवाल था कि ये जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनीज में है वो किसके हैं। और मुझे लग रहा है अमलेंदु जी, जो हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है वो उसी ही सवालों के जवाब देती हुई दिखाई पड़ रही है कि ये पैसे किसके हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये पैसे किसके कहाँ जा रहे हैं। और समीर जी, अब सवाल ये उठने लगे हैं कि जैसे एनसीपी के नेता हैं शरद पवार के, एनसीपी के रोहित पवार, उनका कहना ये है कि ये सिर्फ हिंडनबर्ग का, मतलब ये अडानी तक ही मामला है या इसमें और कंपनियां भी शामिल हैं जिनके इस तरीके के घपले हैं। चूंकि ये तो अडानी के ये सामने आ रहा है हिंडनबर्ग का के जरिए अडानी का, तो इस मामले में पड़ रहा है। क्या इस तरीके का और भी कुछ मामला है? तो ये तब तक स्पष्ट नहीं हो सकता जब तक कि इसकी सही तरीके से जाँच ना हो। अब ये जाँच की मांग ज़बरदस्त तरीके से उठ रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो जांच नहीं हो सकती। ये अब जो है वो विपक्ष बातें कर रहा है। संजय सिंह ने भी जिस तरीके से कहा, राहुल गांधी इससे पहले नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। संसद के अंदर उन्होंने, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको लेकर साफ साफ कह दिया कि साहब इनकी मजबूरी है, इनको तो डिफेंड करना है अडानी को, और ये डेमोक्रेसी है, ये कर सकते हैं, इनका अधिकार है उनको डिफेंड करना, तो ये करेंगे। मतलब एक तरीके से उन्होंने व्यंग किया, लेकिन उस व्यंग में भी बहुत तगड़ा एक तरीके से कहा जाए समीर जी, वो प्रहार
बाहर था कि भारतीय जनता पार्टी अडानी का बचाव कर रही है। तो ये मामला सिर्फ अडानी तक ही सीमित है या इसमें कुछ और भी शामिल है, ये तो अब कोई बड़ी जांच होगी तभी मालूम पड़ेगा, या हो सकता है हिंडनबर्ग फिर किसी और की कोई रिपोर्ट लेकर आ जाए। अब जैसे उसने ट्वीट किया था हिंडनबर्ग ने कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, तो लोगों का निशान अब लोग समझेंगे क्या अब A1 के बाद A2 का कुछ आने वाला है या किसी और का कुछ आने वाला है। तो हिंडनबर्ग जो कह रहा है, मुझे लगता है कि हम लोगों को रोहित पवार को भी सुन लेना चाहिए, वो जिस तरह की सवाल उठाना, हालांकि अंग्रेजी में कहना है लेकिन वो हम समझ सकते हैं क्या ये एनसीपी के नेता हैं रोहित पवार, सुनते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर इन्होंने क्या कहा है। A report was surfaced in. What I would say is, as far as Hindenburg is concerned, they do betting on shares. So, for example, if they say XYZ company shares are going to fall, then they take a short position. So, if the shares really fall, then they make profit out of it. So, now what I would say is, as far as the group, what Hindenburg has said, that this group has done something wrong. So, government should look into it. They should do an inquiry about it. If they want, they can also do a JPC. But what I also want to say is, if this Hindenburg is purposely doing this and also targeting only Indian companies, today in India, the way BJP government is functioning, they are not able to give jobs to Indian youth, Maharashtra youth. So on one side, there are no new companies coming in, and plus this agency Hindenburg, who is sitting outside country, is betting on few companies whose shares needs to be fall. So if that creates a problem about employment, that is also the issue. So we should look at both issues. Hindenburg also needs to be looked at, and as far as the group what they are claiming has done something wrong, that group also should. But the question this time was raised on the SEBI, the regulators. So you think that? So SEBI should be looked at it. See, if anyone, any agency has objected that something wrong has happened in this particular organization, which actually works on its own. It has its own rules and regulation. Not government can control it. No one else can control it. But if that organization is taking advantage of certain relationships and all, then we definitely need to look at it. तो रोहित पवार कह रहे हैं, हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हिंडनबर्ग ये भी पता करना चाहिए कि केवल भारतीय कंपनियों क्यों निशाना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हिंडनबर्ग जब से बनी है वो दुनिया भर की अब तक शायद 16 से ज़्यादा कंपनियों कि इस तरह से वो जांच पड़ताल कर चुकी है। उसके अपने सोर्सेज होते हैं जिनके ज़रिए वो ये तमाम रिपोर्ट्स तैयार करती है, हज़ारों डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके वो तैयार करती है। वो सारी चीज़ें उसने अपनी रिपोर्ट में दिया हुआ है। तो केवल ऐसा नहीं है कि ये एक भारतीय कंपनी हो, और ये भी नहीं कि भारत में भी यही कंपनी हो। जैसा अभी अमलेंदु जी कह रहे थे, हो सकता है अभी और भी कंपनियां इसमें शामिल हों, या कुछ ऐसी कंपनियां भी हों जिसमें हिंडनबर्ग भले ही नहीं कह रही है, लेकिन अगर जांच होगी तो उसमें और भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी कि इस तरह से किन और कंपनियों ने एक गलत तरीके से निवेश कराया, आर्टिफिशियल तरीके से निवेश कराया, जिससे लाख और उसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से शेयर मार्केट में उसको बढ़ा करके और घटा करके उसका फ़ायदा लिया। इन सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और इसमें और भी बहुत सी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। क्यों ये इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि इसमें करोड़ों भारतीयों का पैसा लगा रहता है शेयर मार्केट में। तमाम तरीके से जो लोग सीधे निवेश नहीं करते हैं, उनका म्यूचुअल फंड के जरिए दूसरे तरीकों से ये कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट में निवेश हुआ ही रहता है। तो इन सारी चीज़ों को या शेयर मार्केट से जुड़ा रहता है, इसलिए इनका एक इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जैसा कि विपक्ष के नेता कह रहे हैं, रोहित पवार भी कह रहे थे कि जेपीसी से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, संयुक्त संसदीय समिति से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि इतना बड़ा ये मामला है, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप हैं इसमें, तो निश्चित तौर पर इसकी जेपीसी मांग के विपक्ष के सभी नेता कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। संजय सिंह ने भी कहा है, और संजय सिंह ने तो बड़ा आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की जो पहली रिपोर्ट आई थी उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने गलत बयान किया था, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। और शायद अब सुप्रीम कोर्ट भी इन चीज़ों का संज्ञान ले, खुद से संज्ञान ले, क्योंकि जो दूसरी रिपोर्ट आई है ये उसी के बाद है। पहले अडानी ग्रुप पर ये आरोप लगे, अडानी ग्रुप को बचाने के आरोप लगे, और अब सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो संस्था है जो इसकी निगरानी करती है, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जो इन सारी चीज़ों को पूरे स्टॉक मार्केट की निगरानी करता है, देख रेख करता है, अनियमितताओं पर
को ऑब्जर्व करता है, उसी संस्था के प्रमुख अडानी की ग्रुप की शेल कंपनियों में उन्होंने पैसे लगा रखे हैं, उन्होंने निवेश कर रखे हैं। ये आरोप बहुत बड़ा आरोप है। तो जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब सरकार पूरी तरह से विपक्ष के घेरे में है। और ऐसे में अगर ये खबर आ रही है, और चूंकि कांग्रेस के जिम्मेदार नेता ये बातें बता रहे हैं कि ईडी पूछताछ कर सकती है राहुल गांधी से, तो ये अपने आप में बहुत हैरानी की बात है, गंभीर बात है, जिसका जिक्र खुद अभी पिछले दिनों जब वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी थे, तब उन्होंने खुद भी कहा था कि मैंने संसद में सीधे तौर पर सरकार की जो आर्थिक नीतियों की, बजट की आलोचना की है, उस वजह से मेरे खिलाफ ईडी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है। हाँ बिल्कुल, ईडी अब देखिए समीर जी, एक केंद्रीय मंत्री, उनका बयान आ रहा है, अभी मैं देख रहा था कि ये हिंडनबर्ग के आरोप बेबुनियाद हैं। अरे भाई, कोई जांच हुई नहीं और आपने क्लीन चिट दे दी कि आरोप बेबुनियाद हैं। तो ये आपने कैसे कह दिया कि आरोप बेबुनियाद है? अरे आरोप बेबुनियाद है तो जांच हो ना, तो जांच में आप शामिल हैं कि नहीं, ये भी तो आएगा शामिल। तो ये जिस तरीके से जो केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस के महासचिव हैं, उनका भी अभी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि ये वाकई चौंकाने वाली स्थिति है कि जब सेबी चेयरपर्सन खुद इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। हम इस पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं, पहले भी हमने जेपीसी की मांग की थी। मुझे लगता है कि उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को गलत रिपोर्ट की थी। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर स्वतः संज्ञान लेगा। देश को उम्मीद है कि बिना किसी देरी के सेबी चेयरपर्सन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब सेबी की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो चुकी है, तो वह चेयरपर्सन कैसे बनी रह सकती हैं, यह कहना है केसी वेणुगोपाल का, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं। अभी उनका यह वक्तव्य आया है समीर जी। तो अब ये सवाल तो उठ रहे हैं कि भाई, जब आपके ऊपर आरोप हैं और जो आप मतलब जिनको जिम्मा दिया गया था कि वो सुरक्षा करेंगे, और जो जिस तरीके से नारा लगा था 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कि वो चौकीदार चोर है, तो जब चौकीदार के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सुरक्षा करेगा, तो कैसे आप उस पद पे बने रह सकते हैं? तो ये तो वास्तव में एक नैतिकता का भी प्रश्न है कि आप का है या नहीं है, वो अलग का मसला है, वो जांच होगी तब पता चलेगा। लेकिन आपके ऊपर आरोप हैं, और जब आरोप हैं तो आपको वो उस पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए, बजाय इसके कि विपक्ष जेपीसी की मांग करे, जेपीसी बने और फिर जेपीसी आपको हटाए, जांच हो। तो उससे बेहतर ये है कि आप स्वयं इस्तीफा देकर चले जाएं। अब देखना ये है कि सेबी चीफ जो है माधवी बुच, उनका इस्तीफा होता है या नहीं होता है समीर। बिल्कुल, और विपक्ष केवल माधवी बुच के ही इस्तीफे की मांग नहीं कर रहा है, वो प्रधानमंत्री के इस्तीफे की भी मांग कर रहा है। संजय सिंह सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि इस अडानी के खिलाफ, अडानी ग्रुप के खिलाफ किसी तरह की जांच हो ही नहीं सकती जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद पर बने हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा आरोप है, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को इस मामले में घेरने की कोशिश है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में अब केवल विपक्ष के निशाने पर ही नहीं, बल्कि वो अपने सहयोगी दलों के निशाने पर भी होंगे। और जाहिर तौर पर सीधे तौर पर भले ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के भी दूसरे नेताओं के भी निशाने पर होंगे। और इस मामले में अब उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी अब सुगबुगाहट होने लगेगी कि आखिर क्यों आपके लिए, जिस पर किसी और न तो पार्टी का कोई हित हो रहा है, न देश का कोई हित हो रहा है, सारे लोग उसमें जांच के घेरे में हैं, तो केवल एक व्यक्ति की वजह से ऐसा क्यों हो? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मामला है, और ये इस पर आरोप सीधे तौर पर अगर लग रहे हैं तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। पूरा विपक्ष उनको अब घेरे में लिए हुए है। कई ऐसे अब मुद्दे सामने आ रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग थलग पड़ते दिखाई दे रहे हैं। न सिर्फ वो एनडीए गठबंधन के भीतर, बल्कि पार्टी के भीतर भी वो इस मामले में। अभी हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर भी किस तरह से उनको घेरने की कोशिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से उनका भी ये कहना था, या वो चाहते थे कि इस पर प्रधानमंत्री खुले रूप में कोई बात कहें। और उनका योगी आदित्यनाथ ने यह आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जिस तरह से जो वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, उस पर लोग यहाँ चुप्पी साधे हुए हैं। तो इस चुप्पी साधे हुए के लिए मुझे लगता है कि उनका निशाना सीधे तौर पर प्रधानमंत्री की ओर ही था। बहरहाल ये मुद्दा है, इस पर कोई और नहीं बल्कि सीधे तौर पर
बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, और अभी तो हिंडनबर्ग के मामले में अडानी ग्रुप ही पूरे तरह से वो घेरे में है, और उसके साथ ये सेबी की जो चेयरपर्सन है माधवी बुच वो घेरे में है। और इसके लिए बताया जा रहा है कि जो पूरा संरक्षण है, इनको पूरा जो समर्थन मिला है, इनको एक तरीके से ये सब चीज़ें करने की जो पूरी सरकार से सुविधाएं मिली हैं, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। बड़ा आरोप है, शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि ये सरकार कॉरपोरेट्स के लिए काम कर रही है, और सरकार में भी सबसे ज़्यादा आरोप लगते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप को जिस तरह से देश की तमाम चीज़ें वो दी जा रही हैं, उसको लेकर ये सवाल उठते रहे कि आखिर ऐसा क्यों है कि महज दो एक कारपोरेट घरानों को पूरा देश की सारी संपत्तियां दे दी जा रही हैं। अभी पिछले दिनों जब लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, उसमें भी जो सबसे बड़ा आरोप सरकार पर था वो यही था कि इनके जरिए वो जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वो कॉरपोरेट्स को देना चाहती है। तो ये सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये बहुत बड़े आरोप हैं। अभी तक बहुमत की सरकार थी उनकी, वो जिस तरह से चाह रहे थे चीजों को अपनी तरफ अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब यह साफ है जो पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम हुए उनको देखते हुए कि इस मामले में अब प्रधानमंत्री के साथ सहयोगी दल और उनकी पार्टी उस तरह से नहीं खड़ी है जैसे पहले खड़ी थी। हालांकि ये भी कहा जाता था कि पहले खड़ी इसलिए रहती थी या सहयोगी दल खड़े रहते थे कि उनकी विवशता थी, क्योंकि बीजेपी के पास अपना खुद का बहुमत था। अब वो स्थिति नहीं है। अमलेंदु जी। बिल्कुल, देखिए अब वो स्थितियां नहीं हैं और बदल गई हैं स्थितियां काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात समीर जी है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पे आरोप लग रहे हैं कि वो उनके संरक्षण में ये घोटाला हो रहा है। जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, संजय सिंह ने जिस तरीके से उठाया, अखिलेश यादव ने भी जिस तरीके से, वो सीधा सीधा ये आभास जा रहा है। रोहित पवार जो एनसीपी के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हिंडनबर्ग केवल भारतीय कंपनियों को निशाना बना रहा है, अगर ये मान भी लिया जाए, तो तब भी जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए और जो लगा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। दोनों को देखा जाना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग केवल भारतीय कंपनियों पे ही लगा रहा है तो इसकी जांच नहीं हो। वो कहने कि अगर जिस पे लग रहे हैं आरोप उसकी भी जांच होनी चाहिए, जो लगा रहा है उसकी भी जांच हो। और सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो सरकार का काम करने का तरीका ठीक नहीं है और जेपीसी बनाकर इसकी जांच की जा सकती है। पूरा विपक्ष यही मांग कर रहा है कि आप इसकी जेपीसी बना लीजिए। ये सवाल जो है वो उठ रहे हैं। इधर हिंडनबर्ग जो है वो हिंडनबर्ग कह रहा है कि माधवी बुच और उनके पति ने जो उत्तर दिया है वो उस उत्तर में उन्होंने हमारे आरोपों की एक तरीके से पुष्टि कर दी है। उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया है कि किस तरीके से ये जो हमने आरोप लगाए थे वो उसको वो एक्सेप्ट कर रही हैं कि अडानी कंपनियों में उनके पैसे लगे हुए हैं। उनके पैसे लगे हुए और किसमें पैसा लगा हुआ ये उसने लगाया। बहुत सारे उसमें आरोप उसने हिंडनबर्ग ने लगाए हैं। तो ये समीर जी मामला यहाँ रुकने वाला नहीं है, चूंकि जिस तरीके से सेबी ने जब अडानी को एक तरीके से क्लीन चिट दे दी और उसके बाद हिंडनबर्ग को जब नोटिस इशू किया सेबी ने, और पहले तो ये कहा गया था कि अडानी जो वो मुकदमा करेंगे उसके ऊपर, हिंडनबर्ग के ऊपर, तो अभी तक वो मुकदमा हुआ क्यों नहीं? अगर आपको ये था कॉन्फिडेंट है और आपको अमेरिका में करना था मुकदमा तो आप जाके वहाँ करते मुकदमा। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपने मुकदमा नहीं किया, इसका मतलब आप समझ गए कि अगर मुकदमा होगा तो अमेरिका की अदालत में होगा, वहाँ जाके होगा तो फिर आपके सारे अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी, इसमें जांच और आगे बढ़ सकती हो सकता है इसमें और भी कुछ घपले हों। इंटरपोल फिर जो आपके लिए कुछ जारी, ऑस्ट्रेलिया में तमाम मामलों में कंपनियां इनकी घिरी ही है, ऑस्ट्रेलिया में घिरी हुई है, ऑस्ट्रेलिया में घिरी हुई है, तमाम अन्य देशों में भी घिरी हुई है, बांग्लादेश में घिरी हुई है, मंगोलिया में घिरी हुई है, तमाम जगहों पे इस तरीके की चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री आरोप ये लगता है कि प्रधानमंत्री जो इतनी विदेश यात्रा करते हैं वो अडानी के बिजनेस के लिए ही करते हैं। अब पता नहीं करते हम नहीं कह सकते, लेकिन आरोप विपक्ष इस तरीके के लगाता रहता है। और यह एक RTI से पूछा भी गया था, मुझे ध्यान पड़ रहा है कि आपके साथ कौन कौन जाता है, तो नहीं बताया गया कि कौन कौन जाता है प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्राओं पे। तो ये जो आरोप है ये आरोप बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं और इन आरोपों को हवा में अब समीर जी नहीं टाला जा सकता। पिछले जो 5 साल या 10 साल निकले हैं उनमें आरोपों को हवा में टालने की बात हुई और इसलिए टाला गया क्योंकि आपको भरोसा ये था कि आप हिंदू मुसलमान करके असली मुद्दे जो हैं उनसे जनता का ध्यान हटा लेंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने ये परिस्थितियां पैदा कर दी कि जनता अब हिंदू मुसलमान के आपके नैरेटिव में नहीं फंस रही है और असली सवालों पर बातचीत कर रही है। संजय सिंह ने जो कहा वो उनका कहना था कि भाई ये केवल ऐसा नहीं समझा जाए कि इसमें कुछ लोगों का ही मामला है या कुछ लोगों का पैसा फंसा हुआ है, इसमें लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है और ये
छल जो है वो भारत के लाखों निवेशकों के साथ है। यानी कि समीर जी पूरे का पूरा अगर देखा जाए तो ये लाखों लोगों का पैसा डूबने के कगार पे है, बहुत सौ का डूब चुका है। और राहुल गांधी ने तो ये आरोप भी लगाया था लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद परिणाम आने के बाद कि ये बड़ा घोटाला था, एग्जिट पोल जो 400 पार का लेकर आया गया, तो उसका भी क्या इससे कोई संबंध है, ये भी अब देखने की। यानी अब ये चीज़ें जब खुलने शुरू होंगी तो इसमें कहावत जो है कि जो केला के पात में पात्यों चतुरन की बात में बात, तो ये बातें जब खुलेंगी और ये जब जांच आगे बढ़ेगी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और खुलती चली जाएंगी। ये समझा सकता है। तो नरेंद्र मोदी शायद इसीलिए घबराए हुए, जेपीसी की मांग इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर जेपीसी बनती है तो बहुत सारे और मसले भी इसमें खुलकर आ सकते हैं, क्योंकि जेपीसी अब बराबर की स्ट्रेंथ होगी जेपीसी में, और जो सत्ता पक्ष के साथ सहयोगी भी हैं वो इस मसले पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो जेपीसी की मांग से बचना चाहते हैं। समझा ये जा रहा है कि शायद सरकार को भी ये कोई आभास हो गया था कि इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, तो समय से पहले ही संसद का सत्र समाप्त कर दिया गया ताकि इस मसले पर अब सदन के अंदर कोई हंगामा ना होने पाए। बिल्कुल, जेपीसी बनती है अगर, तो जेपीसी का मतलब ही होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, और उसकी जांच रिपोर्ट क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो एक सारे लोग तमाम मुद्दों पर बात करके, बहुत सारे दस्तावेजों की जांच करके वो तय होती है। लेकिन जिन मुद्दों पर चर्चा होती है वो भी निकल करके पब्लिक डोमेन में आती हैं, खबरें बनती हैं, तो लोगों को पता चल जाता है कि जेपीसी में किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स खुल रही हैं, कौन कौन से नए घपलों की बातें हो रही हैं। तो जेपीसी बनाने से जो ये विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों घबरा रही है, क्यों डर रही है, तो निश्चित तौर पर यही वजह है कि उसमें एक एक चीज, एक एक बात खुल करके आएगी कि क्या हो रहा है इन सारे मामलों में। और चूंकि ये जो इन्वेस्टमेंट का मामला है केवल सेबी और अडानी से ही नहीं जुड़ा है, इसके पीछे और भी बहुत सारी कंपनियों का जिक्र भी होगा और बहुत सारी शेल कंपनियों का, नकली कंपनियों का जिक्र होगा जो कि अस्तित्व में ही नहीं है। तो बहुत सारे मामले होंगे और निश्चित तौर पर इन सारी चीजों के पीछे कहीं न कहीं सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आएगा सामने। तो ये वजह है कि जेपीसी बनाने से सरकार कतरा रही है, या अक्सर सरकारें कतराती हैं, जेपीसी की मांग इतनी जल्दी स्वीकार नहीं की जाती है। तो इस सरकार से इस मामले में लगातार जेपीसी की मांग हो रही है। पिछले कार्यकाल में भी हो रही थी, चूंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी ये सवाल उठ रहे थे और जेपीसी की मांग हो रही थी, अब भी हो रही है। अब उसका इससे पल्ला झाड़ पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्थिति बदल चुकी है। 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में महज 240 सांसद हैं, राज्यसभा में भी उसका बहुमत नहीं है। सहयोगी दल भी तमाम मुद्दे ऐसे हैं और जिनमें ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भी मुद्दा है, इन मुद्दों पर उसके साथ शायद ही आए। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार को विपक्ष की तमाम मांगों के आगे झुकना पड़ेगा। लोकसभा में भी हमने देखा कि किस तरह से वक्फ संशोधन विधेयक के मामले में उसको झुकना पड़ा। तो ये अब पर जेपीसी की अगर मांग पूरी हो जाती है तो बहुत सारी बातें बिल्कुल दूध की तरह से स्पष्ट हो जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वास्तव में इसमें कितना बड़ा घोटाला है, किनको फायदा पहुंचाया गया। और फिर बहुत सारे जो आरोप लगते रहे हैं कि ये जो तमाम संपत्तियां दी जा रही हैं कुछ एक ग्रुप्स को, इन सारे मामलों से भी काफी कुछ पर्दा हट सकता है। अभी तो स्थिति यह है कि सरकार के ऊपर आरोप लगा और सरकार के लोग ही उसका जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं ये गलत आरोप है। सेबी की चेयरपर्सन के ऊपर आरोप लग रहा है, सेबी की चेयरपर्सन ही कह रही नहीं ये आरोप गलत है, तो लोगों को पता क्या चलेगा। और दूसरी बात ये कि सरकार के कुछ सहयोगी लोग जो होते हैं खासतौर पर सोशल मीडिया पर, वो एक कैंपेन चला देते हैं कि ये सब विदेशी एजेंसियां हैं, विदेशी रिसर्च कंपनी है, ये जानबूझ करके सरकार की छवि खराब करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो ऐसी एजेंसियों के खिलाफ अडानी ग्रुप को क्यों नहीं उन्होंने केस किया, करना चाहिए था। जैसे अभी अमलेंदु जी कह रहे थे कि अगर बिला वजह आरोप हैं, बेतुके आरोप हैं, गलत आरोप हैं, तो इतने बड़े आरोप लगने के बावजूद, और आरोप ही नहीं लगे, जब पहली रिपोर्ट आई थी तो शेयर मार्केट जिस तरह से डाउन हुए थे, अडानी की कंपनियों के शेयर बिल्कुल नीचे चले गए थे, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, इन सब के बावजूद क्यों नहीं उस हिंडनबर्ग रिसर्च के ऊपर आपने
केस किया, केस करना चाहिए था। अगर आपने नहीं किया तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष का आरोप है कि दाल में कुछ काला है, तो निश्चित तौर पर उन आरोपों की पुष्टि हो रही है, वो पुख्ता हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब सरकार के सामने बहुत एक कठिन रास्ता है कि वो जेपीसी की मांग मानती है या नहीं मानती है। अमलेंदु जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या ये मामला इस जेपीसी तक जाएगा या फिर ठंडा पड़ जाएगा, या इसका आप क्या आपको दिखाई पड़ रहा है फ्यूचर अभी? देखिए समीर जी, इसका फ्यूचर अभी तो कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि विपक्ष इसको किस स्तर तक ले आता है ये देखना होगा। जेपीसी की मांग पे निश्चित तौर पे पूरे देश भर के अंदर विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है, इसको आंदोलन का शक्ल दे सकता है। चूंकि अभी संसद का सत्र नहीं है, तो अभी संसद के सत्र में तो ये मामला होने से रहा, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से अब दबने वाला नहीं है, चूँकि अब तो सीधे सीधे आरोप जो सेबी चीफ हैं उनके ऊपर लग रहे हैं कि उनका पैसा अडानी की ऑफशोर कंपनियों में लगा हुआ है और उनके उसमें शेयर हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर सेबी चीफ के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं जिसने जांच की, तो वो जांच भी फिर सही नहीं है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कुछ स्वतः संज्ञान ले सकता है, नहीं ले सकता है तो बहुत से लोग इसमें व्यक्तिगत तौर पे जा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। जेपीसी का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर सत्र चलता है और सत्र में अगर ये बात उठती है तो फिर जेपीसी बनाने के लिए इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा सरकार को। विपक्ष दबाव बनाएगा, लेकिन उससे पहले चूंकि राज्यों के चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें भी एक बड़ा मसला बन सकता है। और सिर्फ चूंकि सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लग रहे हैं, तो आरोप ये लगेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं भ्रष्टाचार में शामिल हैं। विपक्ष इस तरीके के आरोप लगा रहा है, चूंकि संजय सिंह साफ कह रहे हैं कि इसमें ये प्रधानमंत्री जब तक बने हुए नरेंद्र मोदी तब तक इसकी साफ जांच नहीं हो सकती, निष्पक्ष जांच, इसकी स्वच्छ जांच नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री को इसमें घेर रहे हैं और प्रधानमंत्री को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। अगर विपक्ष इस मांग को और आगे बढ़ाता है, और खासतौर से इंडिया गठबंधन इस पर एकजुट दिखाई दे रहा है, रोहित पवार जो शरद पवार की पार्टी के नेता हैं, उनका भी बयान जो है वो भी जेपीसी की ही मांग कर रहे हैं। तो जेपीसी की मांग पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, और जेपीसी अगर बनती तो इस मामले पर तेलुगु देशम और जनता दल यू और चिराग पासवान की एलजेपी को भी इसमें जेपीसी के समर्थन में आना पड़ेगा। ये लोग खुल करके अडानी के समर्थन में खड़े नहीं हो सकते। पूरी भारतीय जनता पार्टी भी अडानी के समर्थन में खुलकर खड़ी नहीं हो सकती। नरेंद्र मोदी अपना खड़े हो सकते हैं, चूंकि आरोपी लग रहे हैं नरेंद्र मोदी का इसमें सीधा सीधा मामला है, तो नरेंद्र मोदी तो खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे भी खड़ी होगी, ये अभी देखने वाली चीज होगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी का प्रभाव उसी तरीके का है जिस तरीके का 4 जून 2024 से पहले हुआ करता था, सारी मोदी की गारंटी हुआ करती थी। अगर उसी तरीके का तो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी नजर आएगी, वरना भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इसको लेकर के सुर उठेंगे। खबरें ये आ रही हैं समीर जी, जो सोर्सेस के हवाले से, कि आरएसएस अंदर से हिल गया है इस रिपोर्ट आने के बाद, हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आने के बाद, और उसको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि तो खराब हो ही रही है, उसके साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी की भी जो है वो लोगों के बीच में स्वीकार्यता खत्म हो रही है, और एक जबरदस्त झटका होगा, चूंकि ये मामला बहुत गंभीर है। और आरएसएस भी परोक्ष रूप से घिरा, चूंकि इधर आप देखिए कि पिछले 4-5 साल, भैया कह लीजिए जब से ये 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का नया रिजीम आया है, तब से आरएसएस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि आरएसएस के लोग भी सुविधा भोगी हो गए हैं और सरकार ने उनको भी अपने नियंत्रण में एक तरह से कर लिया है। उसके पीछे यह है कि तमाम सुविधाएं जगह जगह उनकी सरकारें हैं, तो आरएसएस के लोगों को भी इतनी सुविधाएं दे दी गई हैं, इतना उनको एक तरह से कह लीजिए कि आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है कि वो सरकार का पक्ष लेने के लिए मजबूर है। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी के भीतर से भी लगने लगे हैं। तो आरएसएस भी नहीं चाहेगा कि इस तरह से उसकी आर्थिक संलिप्तता में, यानी आर्थिक भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप लगे, या उनके साथ कहीं न कहीं उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका जुड़ाव दिखाई पड़े। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरीके से देखा जाए तो आरएसएस अब इससे बचना चाहेगा कि किसी भी तरीके से वो साथ में दिखाई ना पड़े। हिंडनबर्ग के मामले पे अडानी के साथ खड़ा हुआ, हालांकि पहले वो खुल के आया था अडानी के समर्थन में, ये कहा था कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है, अर्थव्यवस्था खराब करनी, इस तरीके की बातें आरएसएस ने भी की थी। लेकिन अब ये जो दूसरी रिपोर्ट आई है और विपक्ष इस पर जिस तरीके से हमलावर है, उससे समीर जी एक बात तो स्पष्ट है कि ये दाल जो है बहुत दाल में काला नहीं है, दाल जबरदस्त तरीके से काली है। और अडानी का मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और देश की आर्थिक सुरक्षा के साथ बहुत खतरा जो है वो अडानी को लेकर के है, चूंकि अडानी की में बहुत पैसा लोगों का निवेश है, और किस तरीके से वो जाता है ये अब देखना होगा कि कितना लोगों को नुकसान होता है, कितना नहीं होता है, वो एक बात का मसला होगा। लेकिन जिस तरीके से ये अडानी पे आरोप लग रहे हैं और अडानी
को प्रधानमंत्री का जिस तरीके से संरक्षण बताया जाता है, और कई लोगों की सदस्यता जाने का मसला है, जैसे महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता चली गई अडानी पर सवाल उठाने से, संजय सिंह का मामला सस्पेंशन हुआ अडानी की वजह से, जेल जाना पड़ा अडानी की वजह से। तो ये अडानी पे, राहुल गांधी की सदस्यता गई तो अडानी पे सवाल उठाने की वजह से। तो अडानी पे सवाल उठाना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के देवताओं पे सवाल उठाने जैसा हो गया है, ये समझ में आ रहा है कि यानी अडानी जो है भारतीय जनता पार्टी के देवता हो गए। ये विपक्ष की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं, तो इसमें अब ये कहीं ना कहीं आरएसएस भी पूरी तरीके से घिरता हुआ नजर आता है। तो आरएसएस भी पल्ला झाड़ना चाहेगा कि भाई नरेंद्र मोदी का मसला है तो नरेंद्र मोदी जाने, उनकी व्यक्तिगत मामला है, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें ना फंसे, ऐसा हो सकता है। और अगर पूरी भारतीय जनता पार्टी साथ में खड़ी होती तो पूरी भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा, चूंकि मसला इतना आसान नहीं है और ठंडा होने वाला भी नहीं है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ठीक है आगे चली जाएगी या चली गई, उसका आप उसको निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन जो देश के अंदर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष जो जांच की मांग कर रहा है, उससे आप कैसे बचेंगे। और जो हिंडनबर्ग कह रहा है कि माधवी बुच का जो स्पष्टीकरण है वो तो उसके आरोपों की पुष्टि कर रहा है, और वो स्वीकार कर रही है कि उन्होंने पैसा लगाया उसमें, लेकिन वो कह रही है कि उस समय हम व्यक्तिगत तौर पे हमने पैसा लगाया था। पर ठीक है, आपने व्यक्तिगत तौर पे पैसा लगाया था, लेकिन जब आप सेबी की चेयरपर्सन बनी, आपने उस समय ये बात डिस्क्लोज की कि आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। या जब आप जांच करने जा रही थी सेबी की तरफ से अडानी की, तब आपने क्या बताया कि आपका इसमें लगा हुआ। देखिए होता क्या समीर जी कि बहुत से वकील जज बन जाते हैं जी, और जब कोई मुकदमा ऐसा आता है कि जिसमें वो उस व्यक्ति का पहले कभी मुकदमा लड़ चुके होते हैं या कोई और उनका कन्फ्लिक्ट होता है, तो फिर उससे वो अलग हो जाते हैं कि भाई हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इसमें कभी ना कभी कोई संबंध है। ये होती है कि न्यायिक नैतिकता। सेबी को जो जांच सौंपी गई थी वो भी न्यायिक नैतिकता की बात थी। अगर आपका उसमें पैसा लगा हुआ था, आपके कभी भी कोई संबंध रहे थे, तो आपको वो जाँच स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी, वो जाँच नहीं करनी चाहिए थी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने किया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पूरा घोटाला है, जबरदस्त घोटाला है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जनता को विपक्ष की वो बातें सच समझ में आ रही हैं या नहीं हम नहीं कह सकते, वो जांच के बाद ही होगा, लेकिन वो जांच करेगा कौन, अब सवाल ये है। और इसीलिए जेपीसी की मांग हो रही कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्योंकि पार्लियामेंट्रियंस जो होते हैं वो सीधे जनता के प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के उसमें प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। अगर वो जांच करेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और अभी अमलेंदु जी ने जो बात कही, आप जो कह रहे थे कि ये उस समय इन्होंने स्वीकार किया, हिंडनबर्ग का कहना है कि ये तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ इन्होंने अडानी की कंपनियों में पैसा लगाया। और जब आपने अडानी की कंपनियों में पद पे रहने से पहले ही पैसा लगाया हुआ था, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको सेबी का चेयरपर्सन बना दिया गया, यानी उस संस्था का चेयरपर्सन बना दिया गया कि जो इन सारी अनियमितताओं की जांच करती है, देख रेख करती है, निगरानी करती है, तो और उस कमेटी में जो चेयरपर्सन बनाती है, उसको जो सिलेक्शन करने वाली कमेटी होती है, उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री पर सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि इसमें उनकी संलिप्तता है। और जो विपक्ष कह रहा है, संजय सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। तो ये उन आरोपों की, ये सारे जो घटनाक्रम है, पूरी क्रोनोलॉजी जो है, ये उन सारी चीजों को एक तरह से पुष्ट कर रही है। एक बार संजय सिंह ने कोई ट्वीट किया है, एक बार फिर देखते हैं। और संजय सिंह इस पर बड़े आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह का लिखते हैं कि अडानी के घोटालों का असर शेयर मार्केट में आम आदमी का हजारों करोड़ डूब रहा है। पीएम खामोश है। दोस्त के लिए देश को नीलाम करना बंद करो प्रधानमंत्री जी। हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी से जांच कराओ। अब जेपीसी की जांच, इस मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें किस तरह से सेबी और अडानी ग्रुप की कंपनियों की संलिप्तता है, किस तरह से ये आर्टिफिशियल तरीके से शेयर मार्केट को घटा बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए, लोगों के लाखों करोड़ रुपए का एक तरह से घोटाला किया गया है, उसकी जांच को लेकर जेपीसी बनाने की मांग विपक्ष कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये मांग दिनों दिन बढ़ती जाएगी और जब सदन चलेगा, जब विंटर सेशन आएगा यानी नवंबर दिसंबर में, तब सरकार एक बार सत्र की शुरुआत से ही गिरेगी। लेकिन इस बीच में जो चुनावी राज्य है उनमें महाराष्ट्र भी है, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और वहां
पर इस चीज़ का, चूंकि पूरे मुंबई एक यहाँ की देश की आर्थिक राजधानी है, वहाँ चुनाव पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। पहले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमज़ोर है, एनडीए की स्थिति कमज़ोर है, एनडीए के जो घटक दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ऐसी स्थिति, और सर्वे जो आ रहे हैं वो महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव में बिल्कुल उसकी बहुत करारी हार हुई है। इन सब स्थितियों को देखते हुए बीजेपी को इस मामले का राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आने वाले दिनों में, जहां पर विधानसभाओं के चुनाव होने हैं, खासतौर से महाराष्ट्र में। तो इन सब स्थितियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री इस मामले में, यानी हिंडनबर्ग की ये जो दूसरी रिपोर्ट है, इस मामले में वो बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं, पार्टी के भीतर भी, एनडीए गठबंधन के भीतर भी, और यही नहीं, जो उनका एक वैचारिक संगठन है वहां भी वो एक अलग थलग इसमें दिखाई पड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल अलग थलग दिखाई पड़ रहा है। समीर जी, ये मांग बढ़ती जा रही है अब जेपीसी की, उसकी करने की। जो कांग्रेस के सांसद हैं मलिक्कम टैगोर, उनका भी वक्तव्य आया है और वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांग जायज़ है। हम सभी जानते हैं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है और हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सेबी चेयरपर्सन ने अडानी समूह के साथ समझौता किया है और वह इस पूरे मामले में सरकार के बजाय अडानी को रिपोर्ट कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया गया है। 2023 में भाजपा जश्न मना रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी और अन्य को क्लीन चिट दे दी है। अब हम समझ पा रहे हैं कि क्लीन चिट कैसे मिली। यह बहुत गंभीर बात है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने मांग की है कि सेबी प्रमुख को इस्तीफा देना चाहिए या सरकार को उन्हें पद से हटाना चाहिए। हमें नहीं पता कि पीएम मोदी चुप क्यों हैं। हम निष्पक्ष जांच के लिए जेपीसी की मांग करते रहेंगे। ये कहना है जो कांग्रेस के सांसद हैं मलिक्कम टैगोर, काफ़ी ज़्यादा मुखर रहते हैं तमाम राष्ट्रीय मसलों पर, और जब सत्र चलता है तो रोज़ किसी ना किसी मसले पर वो एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आते हैं, बड़े बड़े सवालों पर लेकर आते हैं। उनका कहना ये है कि हालांकि ये प्रस्ताव एक भी स्वीकार नहीं किए गए, मुझे स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन वो प्रस्ताव लेकर मसले उनके गंभीर होते हैं और ये मसला भी गंभीर है जिस पर वो अपनी बात रख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम जेपीसी की मांग करते रहेंगे। प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? संजय सिंह ने जिस तरीके से कहा कि भाई निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया डूब रहा है, प्रधानमंत्री खामोश है। ऐसे समय पर प्रधानमंत्री खामोश हो जाते हैं। हम लोगों ने देखा समीर जी कि जिस समय कोरोना काल था, तो जब लॉकडाउन की घोषणा करनी होती थी कि 21 दिन बढ़ा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आके कर देते थे। लेकिन वो जैसे ही मालूम पड़ा कि तीसरे चरण के बाद स्थितियां खराब होती जा रही हैं, तीसरे लॉकडाउन के बाद, तो प्रधानमंत्री फिर गायब हो गए। और फिर उसके बाद जब दूसरी लहर आई कोरोना की, उसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, जान माल की हानि हुई, उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल खामोश है। फिर कुछ उनके तरफ से नहीं आए, ना ताली बजी, ना थाली बजी, ना कोई किया गया। तो ऐसे हर मसले पर जब कोई गंभीर मसला होता है, प्रधानमंत्री खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। तो ये देखने में आया है। अब इस पर प्रधानमंत्री खामोश क्यों, जबकि सीधे सीधे आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर ही लग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री को भी इसके जवाब देने चाहिए। और अच्छी बात ये होती है समीर जी कि प्रधानमंत्री के ऊपर यदि आरोप लग रहे हैं, विपक्षी आरोप लगा रहा है, आरोप सही है या गलत है इसकी हम नहीं कह सकते। विपक्ष के आरोप हैं, एक एजेंसी है उसने बहुत से खुलासे किए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री की इसमें कोई संलिप्तता ना हो सकता है उनकी संलिप्तता हो, लेकिन प्रधानमंत्री का यह दायित्व बनता है कि अगर आरोप लग रहे हैं और उनका नाम उन आरोपों में शामिल किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री को या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर कोई जेपीसी की जो मांग की जा रही है, इसमें तमाम दल के लोग होंगे, आपकी पार्टी के लोग भी होंगे, आप उस जेपीसी का गठन कर दीजिए कि भाई ठीक है, जेपीसी प्रधानमंत्री को बुला के भी पूछताछ कर सकती है अगर कोई मसला आता है, प्रधानमंत्री के ऊपर कोई शक की जरूरत नहीं। लेकिन ये अब जांच तो इसकी होगी, और कब होगी बस ये सवाल है, कितने दिन में होगी, विपक्ष इस मसले को कहां तक ले जाता है ये देखना होगा। बिल्कुल। और इस मामले में जब पहली रिपोर्ट आई तो ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि इसकी सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि इसकी इस जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए या फिर ये सीबीआई को सौंपी जाए, क्योंकि सरकार वो कोई फैसला ले नहीं रही थी। लेकिन सरकार ने जो तथ्य रखे उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कोई ज़रूरत इसकी नहीं है कि एसआईटी बनाई जाए या सीबीआई इसकी जांच करे। इसको अडानी ग्रुप ने अपनी जीत बताया, सत्य की जीत बताया। लेकिन ये विपक्षी नेताओं का आरोप है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला, गलत बयानी की, उन्होंने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए, तथ्य छिपाए, ये सारे आरोप लगा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी धोखे में रखा गया। और उसी को लेकर जब दूसरी रिपोर्ट आई तो राहुल गांधी ने कहा कि अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरह से उसको एक अंधेरे में रखा गया है। सरकार ने खुद तमाम तथ्यों को झुठलाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है।
संजय सिंह तो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला, लेकिन उसको जेपीसी की मांग स्वीकार करनी पड़ेगी विपक्ष को, और अब विपक्ष ये मांग बहुत ही पुरजोर तरीके से उठा रहा है। एक बार सुनते हैं संजय सिंह को कि क्या आरोप उन्होंने लगाए और किस तरह से उन्होंने कहा कि संसद में भी सरकार ने इस मामले में गलत बयानी की है। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है, और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के माध्यम से इसकी जांच हो सकती है, जो हमारी पहले दिन से डिमांड रही है। तो नई रिपोर्ट में एक पहले तो बात आई थी, इनके एक श्राफ करके है, वो समधी है, सेबी के अधिकारी। दूसरा मामला आया सेबी का अध्यक्ष खुद ही फंड में पैसे लगाए हुए। तो इसलिए मुझे इतनी बात कहनी थी कि ये कतई मत समझिएगा कि अडानी के घोटाले का इस देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इस देश के लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूबा है, और उस भ्रष्टाचार में सीधे तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका एक दोस्त जिसका नाम है गौतम अडानी, वो शामिल है। तो संजय सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है, सुप्रीम कोर्ट के सामने गलत तथ्य रखे हैं, झूठे तथ्य रखे हैं, और इस मामले में जेपीसी बननी चाहिए, तभी इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। यही नहीं, संजय सिंह का यह भी आरोप है कि जब तक प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी बने रहेंगे तब तक इस मामले में गौतम अडानी के खिलाफ कोई भी जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती, कोई जांच हो ही नहीं सकती। ये बड़ा आरोप है। और इस बीच में लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई ने, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने भी बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। क्या कहते हैं अमलिंदर जी, आप गौरव गोगोई का ट्वीट बताएं। देखिए, गौरव गोगोई ने भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया है। वो ये है कि शुक्रवार को संसद की कार्रवाई तय समय से पहले ही स्थगित कर दी गई, जबकि आज के लिए एजेंडा और प्रश्न तैयार थे। अब यह स्पष्ट हो गया है कि यह निर्णय सरकार को सेबी अडानी संबंधों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की इंडिया अलायंस की मांग का जवाब देने से बचाने के लिए लिया गया था। इतना ही नहीं, दिन का पहला तारांकित प्रश्न वित्त मंत्रालय से पूछा गया था, और जो प्रश्न पूछा गया था वो भी उन्होंने उसको ट्वीट में किया है, जो गौरव गोगोई ने ही पूछा था। और पहला तारांकित प्रश्न था, वित्त मंत्रालय से संबंधित था, वो और यही पूछा गया था कि जीएसटी का कलेक्शन जो है उसके सेकेंड क्वार्टर जो है उसमें पिछले 3 सालों में किस तरीके से उसमें अंतर्यानी वित्त मंत्रालय से संबंधित प्रश्न था। और ये मामला भी अडानी वाला वित्त मंत्रालय से संबंधित है, तो प्रश्नकाल में ही इसमें बवाल हो सकता था। सरकार जो थी वो अडानी के समर्थन में खड़ी नजर आती और सरकार के सामने शर्मिंदगी का एक अवसर होता, चूंकि राहुल गांधी इस मसले को उठाते, पूरा विपक्ष इस मसले को उठाता। तो गौरव गोगोई का कहना यह है कि चूंकि इस मसले से बचना चाहती थी सरकार, और आज क्या एजेंडा तय था, पहले से तय था, ये रिपोर्ट आ चुकी थी, इसलिए इससे बचने के लिए सरकार ने अचानक इसको स्थगित कर दिया। ये सत्र आज तक का था, यानी 12 अगस्त तक का सत्र था, लेकिन उसको 3 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को ही, बीच में तो मान लीजिए
शनिवार और इतवार आते हैं, और आज के लिए आखिरी दिन के लिए तमाम जो प्रश्नकाल भी था वो भी तैयार था, सारी चीज़ें थी, लेकिन उसको जानबूझकर स्थगित पहले ही सत्रावसान करा दिया गया ताकि अडानी और सेबी इसका जो के बीच में जो एक दुरभिसंधि है जिसका आरोप लगा रहा है विपक्ष, वो बातें लोगों के सामने ना आ पाए, वो छिप जाएं, संसद में वो चीज़ ना उठने पाए। लेकिन अब संसद में जिस तरह से विपक्ष पूरा एकजुट है और इस पर जेपीसी की मांग इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दलों की तरफ से आ रही है, अखिलेश यादव ने भी इस पर जांच की मांग की है। उन सब स्थितियों को देखते हुए लगता है कि सड़क से ये जारी रहने वाली आवाज़ है वो संसद तक तब तक पूरी नहीं होगी या खामोश नहीं होगी जब तक सरकार जेपीसी की मांग को मान न ले। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया है, क्या उन्होंने मांग की है, एक बार देखते हैं अखिलेश यादव के ट्वीट को। और विपक्ष के दूसरे नेता भी, एनसीपी के नेता रोहित पवार भी ये मांग कर चुके हैं कि इसकी जेपीसी से जांच कराई जाए। कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि इस पूरे मामले में चूंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे नजर आ रहे हैं, इसलिए इससे सरकार बच रही है किसी भी जांच से। अखिलेश यादव लिखते हैं कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षक व सहारा नहीं बना। भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। सेबी प्रकरण की गहन जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है, ये बात कह रहे हैं अखिलेश यादव। यानी सेबी पर जिस तरह से अडानी की कंपनियों के साथ साठगांठ के आरोप लगे हैं, निवेश के नाम पर जो तमाम तरह की अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, उस पर जेपीसी की मांग की जा रही है। संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच कराए जाने की मांग की जा रही है विपक्षी नेताओं के द्वारा। अब ये इस मामले में सरकार पूरी तरह से घिरी नजर आ रही है, और सरकार में भी जो सबसे ज्यादा इस समय गिरते हुए नजर आ रहे हैं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि सारी उंगलियां अडानी और सेबी के जरिए होते हुए वो उठ रही हैं किसकी तरफ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ। इसलिए सहयोगी दलों के जो सहयोगी दल हैं उनके समर्थन की भी अब उनको संभावना नहीं दिख रही है, और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब शायद ही वैसा समर्थन मिले जैसा कि पहले मिल जाया करता था। तो इसके पीछे निश्चित तौर पर ये लगातार जब से 4 जून के बाद स्थितियाँ बदली हैं अमलेंदु जी, सरकार अल्पमत में आई है। अल्पमत की सरकार नरेंद्र मोदी चला जरूर रहे हैं, लेकिन उनके पास एक से बढ़कर एक चुनौतियां हैं, और कई चुनौतियों पर वो अकेले अलग थलग पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए समीर जी, अलग थलग बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं कि अब इतनी कमज़ोर सरकार है कि उसको अपना लाया हुआ बिल पास नहीं करवा पाती है, उस जेपीसी में भेजना पड़ता है, खुद ही भेजना पड़ता है विपक्ष की मांग से पहले ही। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अल्पमत की सरकार है, कितनी चुनौतियों से घिरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब अगर इस पर जेपीसी की मांग उठती है और ये जेपीसी की मांग जोर पकड़ती है समीर जी, तो ये सिर्फ अकेला अडानी हिंडनबर्ग का मामला नहीं होगा, और भी बहुत सारे मामले खुलेंगे। राफेल का मसला भी फिर से खुल सकता है, तमाम और पिछले मसले जो हैं वो खुल सकते हैं, जो आरोप लगातार लगते रहते हैं कि किस तरीके से किस किस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया, क्या क्या संपत्तियां देश की बेची गई। बहुत सारे सवाल इस पे उठ सकते हैं, बहुत सारे मसले प्रधानमंत्री के लिए खड़े हो सकते हैं। तो अब ये प्रधानमंत्री निश्चित तौर पर घिरे हुए नजर आ रहे हैं, पूरी सरकार घिरी हुई नजर आ रही है। अडानी हिंडनबर्ग की जो नई रिपोर्ट आई है, इसमें सीधे सीधे जो सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगे हैं कि उनका अडानी की ऑफशोर कंपनियों में निवेश है, और उन्होंने ही अडानी की जाँच की और उन्होंने ही अडानी को क्लीन चिट दे दी। ये जिस तरीके से सामने आया है, तो पूरी की पूरी वो जांच प्रक्रिया होती है, वो उस जांच के निष्कर्ष जो थे उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट जिसमें कुछ भी आदेश दे सकता है, नहीं भी देता है तो विपक्ष मजबूती के साथ इस मसले को सदन के अंदर उठाएगा, सदन के बाहर उठाएगा, इस पर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे समय में हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन सकती है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अडानी के समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है और बचाव कर रही है अडानी का, उससे ये सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अडानी के साथ आखिर संबंध क्या है। ये सवाल उठने लगे हैं समीर जी। बिल्कुल, और इस मामले में जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो सारे एक साथ नजर आ रहे हैं। सबका ये आरोप है और सब इस बात की जांच जेपीसी से कराने की मांग कर रहे हैं कि ये जो सेबी और अडानी
गौतम अडानी का जो रिश्ता है वो किस तरह से और वो दिखाई पड़ रहा है, उसकी जांच जेपीसी जब तक नहीं करेगी तब तक वो बात सामने नहीं आ पाएगी। और जेपीसी की मांग को लेकर इसलिए भी बार बार ये बात हो रही है, और इस मामले में संजय सिंह ने यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते कोई भी जांच ये संभावित नहीं है, निष्पक्ष नहीं हो सकती, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। इन सारे मामलों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, केंद्र सरकार नहीं, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे नजर आ रहे हैं। और इसमें वो अपने तमाम सहयोगी दलों, पार्टी के भीतर, और जो उनका एक वैचारिक संगठन आरएसएस है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बैकबोन कही जाती है, उसके वहाँ भी उस मामले में ये शायद अलग थलग पड़ जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर फायदा पहुंचाने, फायदा लेने और जो तमाम आरोप है उसमें प्रधानमंत्री के अलावा और लोग इसमें घिरते नजर नहीं आ रहे हैं। सीधे तौर पर किसी और का फायदा नहीं दिख रहा है। यानी आर्थिक भ्रष्टाचार का जो अब तक प्रधानमंत्री अपने आप बचाव करते रहे हैं कि वो इस मामले में बहुत अलग हैं, सबसे अलग हैं, वो अब सीधे आर्थिक भ्रष्टाचार की इस जद में आ गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर अब सरकार जिस तरह से घिरी हुई है, वो भी अब उस स्थिति में हिंडनबर्ग की ये दूसरी रिपोर्ट आई है जब ये सरकार अल्पमत में है, उसमें ये बहुत ही कह लीजिए कि सरकार के सामने एक अजीब सी स्थिति है, विकट स्थिति है। और एक बार हम रुक करते हैं फिर से इसमें, इस मामले में जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कुछ कहा है। संजय सिंह लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि इसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनते हैं संजय सिंह ने क्या कहा है। और इसलिए अब ये जो मामला सामने आया है, सेबी अध्यक्ष की सारी जांच बेबुनियाद है, निराधार है, और अडानी के किसी भी मामले की जांच में दी गई, उसकी कही गई बात और रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दाखिल किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि तथ्य छुपाए गए, सच्चाई छुपाई गई सुप्रीम कोर्ट से। सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में। अब नए खुलासे के बाद उसका संज्ञान लेना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, ये सारे घोटाले, ये 8,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के लोगों का जो डूबा है, इसके लिए कोई और नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। जब तक वो पद पर रहेंगे तब तक अडानी के मामलों की जांच नहीं हो सकती, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री में जरा सी भी नैतिकता है तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको देश का प्रधानमंत्री बने रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, जेपीसी बनाई जाए, तभी इसकी जांच हो सकती है। तो ये बड़ा आरोप है। विपक्ष अब कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में जरा भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, प्रधानमंत्री के खास लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि जो आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार को घेर रहे हैं, वो देश के दुश्मन हैं। और ये पिछले 10 साल से अमलेंदु जी हम लोग देखते आ रहे हैं कि जैसे ही सरकार के ऊपर और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आक्षेप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कॉरपोरेट्स को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे, बहुत सारे आरोप लगे, उसमें सीधे सरकार के ऊपर आरोप लगाना, नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाना, वो केवल वो पूरे देश पर आरोप लगाना और देश विदेशी ताकतों का समर्थक बन जाना, इस तरह के देशद्रोही हो जाना, ऐसे आरोप लगने लगे। ये कोशिशें फिर हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें भी अब उसी तरह से कमज़ोर दिख रही हैं जैसे कि अब सरकार कमज़ोर दिख रही है। कोशिशें शुरू हो गई हैं वैसे। देखिए, बिल्कुल कोशिशें शुरू हो गई हैं, और कोशिशें जो शुरू हुई हैं समीर जी, अब वो राहुल गांधी पे हमले अब शुरू हो गए हैं। अब जो नई स्मृति ईरानी तैयार हो रही हैं लोकसभा के अंदर, कंगना रनौत जो फिल्म इंडस्ट्री से आई हैं, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की। वो राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रही हैं। पाकिस्तान भेजो मंत्री जो समझे जाते हैं गिरिराज सिंह, वो राहुल गांधी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये जो राहुल गांधी के ऊपर हमले, अब जो मोदी ब्रिगेड जो शुरू हुई है, बीजेपी ब्रिगेड नहीं है, ये मोदी ब्रिगेड है। ये मोदी ब्रिगेड की तरफ से जो हमले शुरू हुए राहुल गांधी के ऊपर,
ये इसीलिए हमले शुरू किए हैं ताकि अडानी हिंडनबर्ग मामला जो है इसमें नरेंद्र मोदी पे जो सवाल उठ रहे हैं उससे जो है वो नरेंद्र मोदी को बचाया जाए, तो राहुल गांधी पे हमले शुरू कर दिए जाए। ये हमले राहुल गांधी के ऊपर शुरू कर दिए गए। दूसरा, जो जिस तरीके से सुबह कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्वीट किया था, और वो ट्वीट यही था कि वो एक निजी समाचार चैनल का उन्होंने ब्रेकिंग खबर जो थी उसको करते हुए कहा था कि वो ईडी मतलब फिर से पूछताछ राहुल गांधी से कर सकती है। ये उनका ट्वीट था। उसके बाद फिर कांग्रेस से बहुत से लोगों ने उसको ट्वीट किया था, कांग्रेस समर्थकों ने बहुत से लोगों ने उसको ट्वीट किया था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर समीर जी, जो मुझको समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में घिरते चले जा रहे हैं, राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए, और भी सवाल उठ रहे, जेपीसी की मांग भी उठ रही है। गौरव गोगोई ने अभी जो सवाल उठाया कि संसद पहले स्थगित कर दी गई, यानी कि इन तमाम चीज़ों से बचाव करने के लिए अब राहुल गांधी पे हमले तेज हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और ये हमले अभी हमें लगता है कि और तेज होंगे। जैसे जैसे अडानी का मसला तूल पकड़ेगा, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता का मामला तूल पकड़ेगा, वैसे वैसे राहुल गांधी के ऊपर हमले भी बढ़ते जाएंगे। तो हमको अब देखना यह है कि जो कंगना रनौत और गिरिराज सिंह और अर्जुन राम मेघवाल के बाद इसमें अब और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के धुरंधर जो है वो राहुल गांधी के ऊपर हमला करने की मुहिम जो है उसमें शामिल होते हैं। बिल्कुल, और ये खैर अभी तो जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि हमले तेज हो जाएंगे, लेकिन अभी जो शुरुआती दौर में जो हमले राहुल गांधी पर इस वजह से हो रहे हैं कि वो अडानी का मामला बार बार क्यों उठाते हैं, लेकिन इनके खुद के अपने ऐसे बयान होते हैं जो कि जिस पर वो तमाम बार ट्रोल होते हैं। हालांकि के दोनों जनप्रतिनिधि हैं, चुनकर आए हुए हैं, लेकिन ये गंभीरता भी दिखा रही है। और जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि अपने ही मुद्दों पर किस तरह से पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ने जा रहे हैं, तो ये देखने में आ रहा है कि अभी सरकार की तरफ से कोई अभी बचाव में इस तरफ आया नहीं है। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है कि मुद्दा सेबी से और अडानी से जुड़ा है, तो सरकार तुरंत उस पर प्रतिक्रिया क्यों देने लगती है, सरकार के लोग, पार्टी के लोग क्यों देने लगते हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और जो जेपीसी की जांच की मांग की जा रही है उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। रविशंकर प्रसाद भी अब कूद पड़े हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो जो मंत्री नहीं रहे अब, वो भी जो है अब राहुल गांधी ऊपर हमलावर हो चुके हैं, हो रहे हैं। वो भी राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं। यानी हिंडनबर्ग के बचाव में, मतलब उसके अडानी के और सेबी चीफ के बचाव में भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल मंत्री तमाम रहे हैं या ट्रोल सांसद जो भी हैं, वो सब राहुल गांधी पे हमला शुरू कर चुके हैं। तो अब देखिए, दो स्तर पर लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। एक तरफ बचाना है सेबी चीफ को, एक तरफ अडानी को, एक तरफ नरेंद्र मोदी को बचाना, ये तीन लोगों को बचाना, और राहुल गांधी पे हमले करना। अब दो काम एक साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और ये कि हमला करने वाला है, सरकार पर सवाल उठाने वाला, जो पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के किसी चीज पर आलोचना करना, वो एक देश से जोड़कर देखा जाता है। चाहे मीडिया सवाल उठाए, चाहे कोई बौद्धिक वर्ग का व्यक्ति सवाल उठाए, चाहे राजनीतिक दल के लोग सवाल उठाएं, सवाल उठाना सरकार पर, और वो भी खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो देश के खिलाफ सवाल उठाना हो जाता है। लेकिन जैसा कि अब हम जान रहे हैं, और जिस तरह से सरकार की स्थिति बदली है, ये 4 जून के बाद अल्पमत में ये सरकार आई है, अब वो उस स्थिति से न तो अपने को बचा पा रही है, न ही विपक्ष पर वो हमलावर हो पा रही है, और न ही विपक्ष के हमले को उस तरह से उसका जवाब दे पा रही है जैसे कि पिछले 10 साल में वो देने की कोशिश करती रही। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसकी बातें जनता तक पूरी वैसी पहुंच रही थी, उसके अपने एक समर्थक वर्ग में जरूर पहुंच रही थी, लेकिन समर्थक वर्ग ने भी देखा कि किस तरह से जो तमाम आरोप विपक्ष के लगते हैं उस पर सरकार विपक्ष को घेर कर और बच निकलने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली आखिरकार उन सारी चीजों का नुकसान देश को देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। उसका परिणाम दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव में, किस तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी 303 सीटों से 240 सीटों पर सिमट गई, और किस तरह से सहयोगी दलों को भी नुकसान उठाना पड़ा। तो अब तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर एनडीए के सहयोगी दल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। महज 2 महीने के भीतर ऐसे कई मामले दिखे, और ख़ास तौर से जो संसद में देखा गया कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सरकार ने विधेयक पेश करने के बाद उसको
जेपीसी को सौंप दिया। तो ये दिखा रहा है कि सरकार का अब उसके समर्थक दलों पर उतना भरोसा नहीं है। समर्थक दल अब किसी भी स्थिति में सरकार को समर्थन देंगे, अब ऐसा नहीं लग रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हिंडनबर्ग का ये जो मामला है और जिस तरह से अब राहुल गांधी के खिलाफ एक ब्रिगेड तैयार कर दी गई कि वो हमला करें, लेकिन लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए वो मुद्दे लगातार वो सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक तो अडानी के ऊपर जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट में सवाल उठे थे तो उसकी जांच सेबी से कराई गई, और अब ये सीधे पता चल रहा है कि वही एजेंसी, उस एजेंसी का जो चीफ है, चेयरपर्सन है, जिन्होंने जांच की, वो खुद उस अडानी की कंपनियों में उन्होंने बहुत पहले से 8-9 साल पहले से ही निवेश कर रखा है। तो अपने आप में ये सारे तार जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं और रेशा रेशा इसका खुलता जा रहा है। विपक्ष की अगर मांग मान ली गई कि जेपीसी से जांच कराई जाए, जिसकी फिलहाल संभावना कम दिख रही है, लेकिन अगर ये मांग हो जाती है तो केवल यही एक मामला नहीं बल्कि तमाम मामलों से पर्दा शायद थोड़ा बहुत हट सके, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं जिसमें सीधे तौर पर कुछ कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने का, खास तौर से अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है विपक्ष ने और विशेष तौर पर राहुल गांधी ने। तो ऐसे बहुत से मामले हैं। अब देखना यह है कि जेपीसी की जांच सरकार स्वीकार करती है या नहीं करती है, या इस मुद्दे पर वो विपक्ष को अपने ऊपर हमलावर बनाए रखेगी और दूसरी तरफ वो अपने समर्थकों को राहुल गांधी पर हमला करने के लिए, जवाबी हमला करने के लिए छोड़े रखेगी। तो इन सारे चीज़ों पर, सारी खबरों पर हमारी निगाह रहेगी। अब मुझे यानी